हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका SSS एग्रीकल्चर की ऑनलाइन क्लासेस में। पढ़ते हैं ASDM का नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नेम रहेगा एनर्जी फ्लो एंड साइक्लिंग ऑफ मिनरल्स। यानी कि आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नेम है ऊर्जा प्रवाह और खनिजों का चक्रीकरण। तो स्टूडेंट्स, जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं उसमें जो हमारी मेन हेडिंग है वो है फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम, यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र के कार्य। कार्य का मतलब हमने पारिस्थितिकी तंत्र में क्या कौन कौन से पॉइंट्स की स्टडी करनी है, ये मतलब है। हमने 4 पॉइंट्स के थ्रू इकोसिस्टम के जो फंक्शंस हैं उनको एक्सप्लेन करना है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पॉइंट हमने स्टडी कर लिया। फर्स्ट पॉइंट था जिसका नेम था यानी कि फूड चेन, खाद्य श्रृंखला, जिसमें हमने फूड वेब भी पढ़ा, खाद्य जाल भी पढ़ा। और उसके बाद में हमने पढ़ा इकोलॉजिकल पिरामिड्स। और थर्ड पॉइंट जो हमारा है वो है एनर्जी फ्लो एंड फोर्थ पॉइंट रहेगा साइक्लिंग ऑफ मिनरल्स। तो इन चारों पॉइंट को ध्यान में रखते हुए इकोसिस्टम के फंक्शंस कंप्लीट हो जाते हैं। आज थर्ड जो पॉइंट है फंक्शंस में वो पढ़ने जा रहे हैं। थर्ड एंड फोर्थ दोनों ही है एनर्जी फ्लो। पहले थर्ड पॉइंट है एनर्जी फ्लो। ओके, तो एनर्जी फ्लो में हम यानी कि सबसे पहले बात करेंगे कि एनर्जी की क्या आवश्यकता होती है। क्या हमें जीवित रहने के लिए या वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है? तो आप सभी को पता है कि होती है। हम कोई भी कार्य करते हैं, किसी भी कार्य को करने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, ये ऊर्जा हमें कहाँ से प्राप्त होती है इसके बारे में हम पढ़ते हैं कि जो हरे पौधे होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा स्वयं भोजन का निर्माण करते हैं, इसलिए उनको हम प्रोड्यूसर्स कहते हैं। तो ऊर्जा प्रवाह यानी कि कोई भी कार्य के लिए या कार्य करने की जो पावर होती है, क्षमता होती है, उसे हम एनर्जी कहते हैं। हमारी समस्त जैविक बायोलॉजिकल जितनी भी प्रोसीजर हैं, जितनी भी प्रोसेस हैं, क्रियाएं होती है, जैविक क्रियाएं, उनमें उनको संपन्न करवाने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। हमारी बॉडी में जितनी भी जैविक क्रियाएं होती है उनको पूरा करने के लिए ऊर्जा हमें चाहिए। किसी कार्य को करने के लिए भी ऊर्जा की ज़रूरत होती है। हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए भी हमें एनर्जी चाहिए। तो इन सब कार्यों के लिए ऊर्जा चाहिए। और हमें पता है कि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो सनलाइट की प्रेजेंस में यानी कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण द्वारा फोटोसिंथेसिस की क्रिया के द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं। तो अब हमने एनर्जी फ्लो को 2 लॉ जो एनर्जी के दिए गए थे उनके द्वारा हमने पढ़ने हैं, जिसमें फर्स्ट लॉ एनर्जी का आपने पढ़ा हुआ है स्टूडेंट्स, जिसका नेम है थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स या ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। तो प्रथम नियम हमें क्या बताता है? थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ कहता है कि ऊर्जा या ऊष्मा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में इसको बदला जा सकता है, परिवर्तित किया जा सकता है। ये ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम है। एनर्जी फ्लो को समझाने के लिए थर्मोडायनेमिक्स का नेक्स्ट लॉ, जिसको हम सेकंड लॉ के नाम से जानते हैं, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यानी कि ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम या द्वितीय नियम। ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम हमें ये समझाता है कि जो भी ऊर्जा है यानी कि हम भोजन करते हैं तो जितनी भी ऊर्जा हम प्राप्त करते हैं उसका केवल 10% ही हमारी बॉडी में संचित रहता है। बाकी 90% ऊर्जा का ऊष्मा के रूप में लॉस हो जाता है। किसी कार्य को करते हैं तो उसमें खर्च हो जाती है। यानी कि दूसरा नियम कह रहा है कि हम जितनी भी ऊर्जा भोजन के थ्रू बॉडी में संचित करते हैं या ग्रहण करते हैं उसका केवल और केवल प्रत्येक जीव 10% यूज करता है, 10% ही काम में ले पाता है, बाकी 90% ऊर्जा का लॉस हो जाता है।
यानी कि ऊष्मा के फॉर्म में कहीं ना कहीं वो खपत हो जाती है। ये ऊष्मागतिकी का सेकंड लॉ है। नेक्स्ट स्टूडेंट, ये जो एनर्जी फ्लो है उसको एक्सप्लेन करने के लिए, समझाने के लिए दो साइंटिस्ट थे, जिनका फर्स्ट साइंटिस्ट थे उनका नाम था जैसे कि लिंडेमैन। फर्स्ट साइंटिस्ट का नाम था लिंडेमैन। इन्होंने एनर्जी फ्लो के बारे में बताया 1942 में। और एक झील है मिनीसोटा झील, जिसके जो ट्रॉफिक लेवल मतलब पोषक स्तर, विभिन्न झील में विभिन्न ट्रॉफिक लेवल होंगे। उन ट्रॉफिक लेवल्स में, मिनीसोटा झील की ट्रॉफिक लेवल्स में एनर्जी फ्लो को एक्सप्लेन किया सबसे पहले 1942 में। किसने? लिंडेमैन ने। उसके बाद में सन 1963 में ओडम का मॉडल आया। सेकंड साइंटिस्ट थे ऊर्जा प्रवाह को बताने वाले ओडम, 1963। इन्होंने भी ऊर्जा प्रवाह में विभिन्न पोषक तत्वों को ध्यान में रखते हुए ऊर्जा प्रवाह को एक्सप्लेन किया और 1963 में अपना एक मॉडल दिया जिसे ओडम के मॉडल के नाम से जाना जाता है। इसमें ओडम ने क्या किया, बहुत सारे पाइप्स और बॉक्स का यूज करते हुए प्रत्येक ट्रॉपिक लेवल पर ऊर्जा के प्रवाह को एक्सप्लेन किया। अब जो वो पाइप्स और बॉक्स वाला जो डायग्राम है, जो बॉक्स, बहुत सारे बॉक्स बनाए गए हैं, एक बॉक्स से आगे दूसरे बॉक्स को जोड़ करके, वो आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। उसमें यानी कि NU क्या है, जितने भी कंटेंट हमने यूज़ किए हैं वो भी आपको मिल जाएंगे कि इसका क्या मतलब होता है, A= यहाँ पे क्या है, किस तरीके से हम स्टेज फर्स्ट से सेकंड में गए, सेकंड से थर्ड में गए, ये सारे एक अवस्था से दूसरी अवस्था में किस तरीके से गए, ये उस बॉक्सेस और पाइप के द्वारा जो मॉडल ओडम ने दिया था 1963 में, उसमें बताया गया है। वो आपको PDF में आपको मिलेगा। तो ये था एनर्जी फ्लो स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक हमारा इकोसिस्टम के फंक्शंस में रहेगा साइक्लिंग ऑफ मिनरल्स, खनिजों का चक्रीकरण। यानी कि खनिजों के चक्रीकरण से आप क्या समझते हैं कि किस तरीके से जो मिनरल्स होते हैं वो एक साइकिल के फॉर्म में यानी कि आते हैं अर्थ के ऊपर, फिर वापस वो यानी कि विभिन्न जीवों में जाते हैं और फिर वो वापस अर्थ में आ जाते हैं। तो इसे हम साइक्लिंग ऑफ मिनरल्स कहते हैं, खनिजों का चक्रीकरण। यानी कि नेक्स्ट हेडिंग हमारी फोर्थ है खनिजों का चक्रीकरण या साइक्लिंग ऑफ मिनरल्स। तो पढ़ते हैं स्टूडेंट्स साइक्लिंग ऑफ मिनरल्स के बारे में। तो खनिजों के चक्रीकरण में हमने क्या है कि अर्थ के ऊपर जितने भी जीव जंतु पाए जाते हैं, पेड़ पौधे पाए जाते हैं, वो अपनी ग्रोथ के लिए, पौधे अपनी ग्रोथ के लिए सॉइल से मिनरल्स एंड वाटर ग्रेन करते हैं। सॉइल से ही उनको वाटर मिलता है और सॉइल से ही मिनरल्स मिलते हैं। अब मिनरल्स को प्लांट्स ने ग्रेन कर लिया, उसके बाद में क्या होता है कि उन प्लांट्स को, हरे पौधों को बहुत सारे जीव जंतु खाते हैं, तो वो मिनरल्स जीव जंतुओं की बॉडी में चले जाते हैं। खनिज पदार्थ उन जीव जंतुओं के शरीर में चले जाते हैं। जब कभी भी उन जानवरों की, एनिमल्स की डेथ हो जाती है, वो मृत्यु हो जाती है, उनके बॉडी का अपघटन हो जाता है, देन क्या होता है कि वो मिनरल्स वापस सॉइल के अंदर मिल जाते हैं, सॉइल में विलीन हो जाते हैं उनके बॉडी के अपघटन के बाद, जीव जंतु की बॉडी के अपघटन के बाद। यानी कि कहने का मतलब है सबसे पहले मिनरल्स को पौधों ने ग्रहण किया, पौधों में गए, पौधों से जानवरों में गए, जीव जंतुओं में गए, जीव जंतुओं से वापस सॉइल में आ गए। तो इस प्रोसीजर को हम कहते हैं साइक्लिंग ऑफ मिनरल्स। यानी कि एक साइकिल के फॉर्म में ये चलता रहता है प्रोसीजर, इसलिए इसको हम साइक्लिंग ऑफ मिनरल्स के नाम से जानते हैं। और साइक्लिंग ऑफ मिनरल्स यानी कि खनिजों के चक्कर को 3 भागों में बांटा गया है स्टूडेंट्स। खनिजों के चक्कर या साइक्लिंग ऑफ मिनरल्स को 3 भागों में बांट करके हम स्टडी करेंगे। फर्स्ट जो साइकिल है उसे कहते हैं हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल यानी कि जलीय चक्र। जलीय चक्र में हम पढ़ेंगे सिर्फ वाटर साइकिल की स्टडी करेंगे। नाम से हाइड्रोलॉजिकल, हाइड्रो का मतलब वाटर साइकिल के
हम स्टडी करेंगे। सेकंड जो साइकिल आता है खनिजों में वो है गैसीय साइकिल, यानी कि या फिर गैसीय चक्र। उसमें हम बहुत सारे तत्वों यानी कि बहुत सारी जो गैसें हैं उनके साइकिल के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरीके से वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल जाती है। जैसे हम नाइट्रोजन साइकिल की स्टडी करेंगे और ऑक्सीजन साइकिल की स्टडी करेंगे, कार्बन साइकिल की स्टडी करेंगे, एक्सेट्रा। और थर्ड हम खनिजों के चक्र में पढ़ेंगे सेडिमेंट्री साइकिल, अवसादी चक्र। अवसादी चक्र में किसी तरह का कोई इवेपोरेशन नहीं होता, वाष्पोत्सर्जन नहीं होता। उसमें हम सिर्फ फास्फोरस साइकिल, सल्फर साइकिल एंड कैल्शियम साइकिल की स्टडी करेंगे। एग्जाम्पल है ये फास्फोरस साइकिल, कैल्शियम एंड सल्फर साइकिल। हम हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग सिर्फ और सिर्फ एक फास्फोरस साइकिल की स्टडी करेंगे। तो हम सबसे पहले हाइड्रोलॉजिकल साइकिल पढ़ेंगे स्टूडेंट। यहाँ पे एग्जाम्पल मिनरल्स ऑफ साइकिलिंग में हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। और हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में मैंने आपको नाम से ही बता दिया कि जल चक्र हमने पढ़ना है, वाटर चक्र साइकिल की स्टडी करनी है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं एक डायग्राम वाटर साइकिल में। सबसे पहले ये कहाँ से स्टार्ट होगा, कैसे यहाँ पर वाटर का यानी कि आदान प्रदान होता है। हमें पता है कि वाटर का अर्थ पे आता है किस तरीके से, जब यानी कि वाष्पन और वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के द्वारा वाटर विभिन्न प्रोसीजर से गुजरता है। उसमें वायुमंडल में जाता है वाटर, वायुमंडल से फिर अर्थ पे आता है, यानी कि वायुमंडल और पृथ्वी की जो सतह है, अर्थ की जो सरफेस है, उनके मध्य वाटर का आदान प्रदान होने को हम वाटर साइकिल कहते हैं। कैसे कि सबसे पहले रेनफॉल हुआ, वर्षा हुई, तो वाटर कहाँ चला जाता है, समुद्रों में, रिवर्स में, पॉन्ड्स में, यानी कि नदियों में, नालों में, महासागरों में वाटर इकट्ठा हो जाता है। वहाँ से फिर इवेपोरेशन होता है, यानी कि वाष्पोत्सर्जन होता है समुद्रों की सतह से, और रिवर की जो सरफेस होती है वहाँ से भी इवेपोरेशन होता रहता है, वाष्पोत्सर्जन के द्वारा उड़ता रहता है वाटर, और पुनः एनवायरनमेंट में चला जाता है। फिर एनवायरनमेंट में जाकर के फिर क्या बनते हैं, कुछ रेनी क्लाउड बनते हैं, वापस बादल बनते हैं वाष्प से, और फिर वाष्प से जो बादल बने हैं उनमें से कुछ ऐसे बादल होते हैं जो रेनी होते हैं, यानी कि वर्षा वाले होते हैं, और वो बरस के फिर उनका वाटर अर्थ में या फिर समुद्रों में या फिर नदियों में या नालों में इकट्ठा होता रहता है। यानी कि वाटर अर्थ पे आता है, अर्थ से एनवायरनमेंट में जाता है। ये प्रोसीजर यानी कि साइकिल चलता रहता है, इसलिए हम इसको वाटर साइकिल के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे देखिए किस तरीके से प्रोसीजर हुई, स्टूडेंट्स बोर्ड पे ध्यान देंगे आप। सबसे पहले क्या हुआ, ये देखो मैंने यहाँ पे पॉन्ड्स लिखा है, तालाब जिसको बोलते हैं अपने। तालाबों से पानी किस में गया, प्लांट्स ने को दे दिया, पेड़ पौधों को दे दिया हमने। पेड़ पौधों को जैसे कि एनिमल्स खाते हैं ग्रीन प्लांट्स को, तो वो वाटर साथ में गया ग्रीन प्लांट्स की बॉडी में। अब क्या होता है, सॉरी एनिमल्स की बॉडी में, अब क्या होता है, एनिमल्स से वाटर का क्या होता है, इवेपोरेशन होता है, वाष्पन होता है, और वो वाष्पित होकर के फिर कहाँ जाता है, जैसे कि क्लाउड्स में, ऊपर एनवायरनमेंट में, या क्लाउड्स बादल बन जाते हैं उस वाष्पन होने के कारण वाटर का। पॉन्ड्स में जो वाटर था वो रिवर्स में आया, नदियों में भी आ सकता है, नदियों से सीज यानी कि समुद्र में गया वाटर, और समुद्र से महासागरों में इकट्ठा हो गया वाटर। अब क्या होता है कि महासागरों से या ओशियन से इवेपोरेट होगा वाटर, यानी कि वाष्पित होगा, उड़ेगा वहाँ से, तो इवेपोरेशन की प्रोसीजर के द्वारा यहाँ आया, और यहाँ से फिर क्या हुआ, क्लाउड्स बन गए, यानी कि बादल बनाने वो वाटर चला गया। वाष्पन के माध्यम से वाटर बनाने बादल बनते हुए चलते जाते हैं। इस तरीके से प्रोसीजर चलती जाती है। नेक्स्ट यहाँ देखो, पॉन्ड्स का जो वाटर था उसमें भी इवेपोरेशन हुआ,
वाष्पन हुआ, वो वाष्प के रूप में उड़ने लगा, जो तालाब की सतह का जो वाटर था, और उड़ करके उसने बादल बनाए, क्लाउड्स की फॉर्म में चला गया। यहाँ से प्लांट्स से, पेड़ पौधों की पत्तियों से क्या होता है, वाटर है वो यानी कि निकलता रहता है, जिसको हम वाष्पोत्सर्जन कहते हैं, वाष्प के रूप में। तो वाष्प की फॉर्म में उड़ता है तो हम इसको वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। और फिर ये कहाँ जाएगा, वाटर क्लाउड्स बनाएगा, बादल बनाएगा। इस तरीके से ये प्रोसीजर चलता रहता है। यहाँ पे देखो बहुत सारे बादल बने और उनमें से ये एक रेन क्लाउड था, यानी कि वर्षा वाला बादल था। और ये कहाँ पे आया, जब वर्षा वाला बादल, वर्षा यानी कि बारिश हुई तो समुद्रों में गया इसका वाटर, अर्थ पे आया। कुछ वाटर अर्थ पे आ गया ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, और कुछ वाटर जब रेनी क्लाउड बरसे तो कहाँ पे चले गए, समुद्रों में इकट्ठा हो गया। फिर समुद्रों से कहाँ चला जाएगा, इवेपोरेशन हो जाएगा उसका, और फिर इवेपोरेशन से क्लाउड्स बनेंगे। इस तरीके से ये प्रोसीजर चलता रहता है और वाटर साइकिल कंप्लीट होता है। यानी कि सबसे पहले रेनी क्लाउड बरसते हैं तो वाटर अर्थ पे आता है, कुछ वाटर अर्थ पे आता है, कुछ समुद्रों में चला जाता है। फिर समुद्रों से वाटर वाष्प के रूप में उड़ता है, वहाँ से समुद्रों से वाटर प्लांट्स को देते हैं, हम पेड़ पौधों को देते हैं। तो प्लांट्स से वाटर क्या होता है कि ट्रांसपीरेशन होता रहता है। इन सारी प्रोसीजर से, इवेपोरेशन एंड ट्रांसपीरेशन से वाटर क्या करता है, क्लाउड बनाता है। और क्लाउड में से कुछ ही क्लाउड्स रेनी क्लाउड होते हैं जो बरसते हैं, फिर वाटर क्या होता है, अर्थ पे आता है, और इस तरीके से ये प्रोसीजर चलता रहता है। तो हमारा वाटर साइकिल कंप्लीट होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स। नेक्स्ट पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। ये मैंने यहाँ पे कार्बन साइकिल बनाया था नेक्स्ट गैसियस साइकिल में, लेकिन इसकी स्टडी कल करेंगे। आज के लिए इतना।